नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। एलएसी पर भारतीय सेना के शौर्य के सामने 9 महीने के बाद चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। भारत और चीन के बीच समझौता हुआ, जिससे पूर्वी लद्दाख के इलाके में अमन की उम्मीद जागी है। लेकिन उधर एलएसी पर अमन की नींव पड़ते ही इधर राजधानी दिल्ली में सियासी जंग छिड़ गई। भारतीय सेना की जाबाजी की खबर आए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, राहुल गांधी भारत की जीत पर हार की मुहर लगा रहे हैं। एलएसी विवाद जैसे संवेदनशील मसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सवाल खड़े कर दिए। मामला भारत चीन के सीमा विवाद का था और इसीलिए राहुल के आरोप का जवाब देना जरूरी हो गया। रक्षा मंत्रालय हरकत में आया, फिर इतिहास के भी पन्ने पलटे गए। इसके बाद क्या हुआ, ये आप हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। जब सरहद पर हुई अमन की उम्मीद, तब देश में छिड़ा सियासी संग्राम। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुकाया, मत्था टेक दिया। एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। ये कुंद बुद्धि है या कुंद बुद्धि के साथ साथ कुंठित बोल भी है। एलएसी की लड़ाई दिल्ली में तू मैं पर। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं। अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, हमको लगता है कि कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। एलएसी पर भारत की विजय के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक नया सुर्खी छेड़ दिया। एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जिस समझौते को भारत की बड़ी जीत बताया, उस पर अगले ही दिन राहुल गांधी ने हार की मुहर लगा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी संगीन आरोप लगाए। उनके इस आरोप से सरकार भी भड़क गई। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। देश की सरहदों और रक्षा से जुड़े मामले पर इतने सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद भी राहुल नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने पैंगोंग के उत्तर के फिंगर इलाके और दक्षिण की कैलाश रेंज को लेकर भारत और चीन के बीच जो सहमति हुई है, उसे भी भारत की हार बता दी। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। वाई हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी गिवन अप इंडियन टेरिटरी टू द चाइनीज? वाई हैव इंडियन ट्रूप्स, आफ्टर the hard work that they did, capturing Kailash plains, ranges, why have they been asked to move back? राहुल ने चीन के खिलाफ भारत की जीत के हर पहलू को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अभी राहुल के सवालों की फहरिस्त शायद खत्म नहीं हुई थी। राहुल के आरोपों से बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद एलएसी पर अमन का समझौता राजधानी में जंग का मुद्दा बन गया। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं।
सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। सामान्य जो व्यक्ति है, समान बुद्धि का व्यक्ति तो इस तरह के बेवकूफी के बयान दे नहीं सकता। ये कुंद बुद्धि है या कुंद बुद्धि के साथ साथ कुंठित बोल भी है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की का व्यवहार हो रहा है, वो देश के लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का और बंटाधार कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी जंग का मोर्चा खुलता चला गया, लेकिन उनके दावे संगीन थे, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने उनके हर सवाल, हर दावे का जवाब दिया। कहा, भारत का क्षेत्र फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है। एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है और भारत के पास फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का हक है। अब चीन फिंगर 8 और भारत फिंगर 3 पर रहेगा। साथ ही अब दोनों देश अपनी परमानेंट पोस्ट के आगे नहीं जाएंगे। इस समझौते में भारत ने अपनी 1 इंच जमीन नहीं दी है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिप्सांग पर 48 घंटे के अंदर बातचीत होगी। जिन्हें भारत की कामयाबी पर शक है, वो हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। राहुल के आरोपों और उस पर रक्षा मंत्रालय के जवाब सामने आने के बाद कुछ बातें साफ हो गई हैं। पहली तो ये कि राहुल का कहना है कि सरकार ने सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाया है, लेकिन सच ये है कि सेना की तैनाती पहले से फिंगर 3 तक ही थी। राहुल ने बार बार यह कहा कि भारत ने जमीन चीन को दे दी है, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं दी है। राहुल बार बार कह रहे हैं कि सरकार चीन के आगे झुक गई है, जबकि यह साफ है कि समझौते से अप्रैल 2020 वाली स्थिति बहाल हुई है। राहुल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो डिप्सांग पर चुप है, जबकि सरकार ने बार बार यह कहा कि डिप्सांग पर 48 घंटे के अंदर बात होगी। देखिए, पेंगोंग के फिंगर एरिया को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी इस वक्त खड़ी हो रही है, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इतिहास समझें, क्योंकि राहुल गांधी के आरोपों में दम कितना है, इसकी सच्चाई भी इस विवाद का अतीत समझकर ही कर सकते हैं। वैसे तो ये जो पेंगोंग झील है, इसके जो फिंगर एरियाज का हम जिक्र करते हैं, वो 1962 में ही विवादित हो गए थे, जब चीन ने फिंगर 8 के पूर्व में भारत के सिरिजैप और खुरनाब फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मौजूदा विवाद की नींव पड़ती है 1999 में। जी हां, 1999 में मौजूदा विवाद की नींव पड़ी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। और क्या हुआ? इसका फायदा उठाया चीन ने, जो मौजूद यहां था। इसका फायदा उठाकर चीन ने पेंगोंग झील के इस फिंगर 8 से फिंगर 5 तक सड़क बना ली। ये जो आप काला हिस्सा देख रहे हैं, ये काला हिस्सा जो है, ये पूरा सड़क को इस वक्त डिपिक्ट कर रहा है। उनका जो सैन्य ठिकाना था वो कहां था? वो फिंगर 8 की तरफ था। लेकिन उन्होंने रास्ता, सड़क बनाते बनाते फिंगर 5 पर वो लोग पहुंच गए। भारत ने क्यों इसका ऐतराज नहीं किया? क्योंकि करगिल चल रहा था और इसी वजह से चीन की सड़क पर किसी तरह का कोई खास ऐतराज तब यानी 1999 में नहीं जताया गया। 1999 में ही फिंगर 5 तक चीन की सड़क आ गई थी। फिंगर 8 की पोस्ट से चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी। भारत भी फिंगर 8 तक अपना दावा करता है, इसलिए हमारे सैनिक भी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन पिछले साल मई में चीन की नीयत में खोट आ गया और यहीं से मौजूदा विवाद की नींव पड़ी। मई 2020 में चीन की जो सेना है, उसने भारत की पेट्रोलिंग पार्टी को फिंगर 4 के आगे जाने से रोक दिया। ये फिंगर 4, इससे आगे भारत की पेट्रोलिंग पार्टी को जाने से रोका गया। इसके बाद भारत ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा की तरफ से एक नया रास्ता जो है वो बना लिया, और वो आपको काले इस निशान के जरिए हम डिपिक्ट करके बता रहे हैं। ये हॉट स्प्रिंग और ये गोगरा रास्ता बनाया और फिंगर 7 तक हिंदुस्तान की सेना पहुंच गई। भारतीय सैनिकों के इस दाव से चीन बड़ा गुस्से में आ गया। उसने क्या किया? फिंगर 5 से गोगरा तक फिर एक रास्ता जो है वो निकाल दिया, सैनिक उसने तैनात कर दिया। इसके बाद चीन ने बहुत तेजी से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक इसके बीच के इलाकों पर बैरक्स, हेलीपैड्स और बाकी तमाम चीज़ें बनाना शुरू कर दी। और ये जो इलाका है पूरा का पूरा, यानी फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो करीब 60 वर्ग किलोमीटर का है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
ये तो हुआ पैंगोंग झील के फिंगर इलाके में मौजूदा विवाद का लेखा जोखा। अब जरूरत ये समझने की है कि भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद क्या होगा। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो जो करार हुआ है उसके बाद मूव करेगी। सबसे पहले चीन के बारे में बता दूं, चीन की जो सेना है वो फिंगर 4 पर मौजूद थी। अब फिंगर 4 तक आने के बाद वो पीछे हटेगी, हटते हुए फिंगर 8 के भी पीछे की तरफ चली जाएगी और यहीं पर सिरिजेप है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना जो है वो अब तक फिंगर 4 पर मौजूद थी, लेकिन अब वो आएगी फिंगर 3 पर। यही है हमारी धन सिंह थापा पोस्ट। इसके साथ ही चीन ने जो मई 2020 के बाद इस पूरे इलाके में फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 के बीच में जो हेलीपैड्स और जो बैरक्स बनाए हुए थे उसे भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। पैंगोंग झील के फिंगर इलाके का विवाद मैंने जैसा आपको बताया 1962 की लड़ाई के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि चीन ने फिंगर 8 पर यानी फिंगर 8 पर भारत के सिरिजेप और खुरना फोर्ट पर कब्जा कर लिया था और तब से ही भारत ये दावा ठोक रहा है कि फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो हमारा है और चीन क्या कहता है कि पूरा जो इलाका है फिंगर 2 तक का वो हमारा इलाका है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव का इतिहास बहुत पुराना है। अब तक चीन 4 कदम आगे आता था और 2 कदम पीछे चला जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन को बोरिया बिस्तर समेत वापस जाना पड़ा। एलएसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत के बोल को फूंककर राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां किसानों के बीच उनकी खाट लगी और फिर उन्होंने खुद को किसानों का मसीहा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण कहने वाले किसानों ने आज राजस्थान में टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया था। राहुल टोल प्लाजा फ्री करा रहे किसानों से मिलने भी पहुंचे। किसान के कंधे पर सवार हुई कांग्रेस, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। किसान आंदोलन में खुलकर कूदे राहुल। हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए। नरेंद्र मोदी कौन है? राहुल गांधी के भाषण को न भी सुना जाए, उनका ये अंदाज ही बता देता है कि वो अब किसान आंदोलन की सीढ़ी से अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत में पहुंचे राहुल के लिए कुर्सी या सोफा नहीं बल्कि खाट लगाई गई और किसानों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो उनके सबसे बड़े हमदर्द हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है आजादी से आज तक कि ये धंधा 40% लोगों के हाथ में रहे। ये धंधा किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए, क्योंकि हम समझते हैं जिस दिन ये धंधा 1 या 2 व्यक्तियों के हाथ में चला गया उस दिन हिंदुस्तान भारत माता को जबरदस्त चोट लगेगा। खुद को किसानों का मसीहा बताकर राहुल ने सियासी टर्न लिया। उन्हें मालूम है कि नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान सरकार से नाराज हैं, इसीलिए इस नाराजगी को कैश कराना भी उन्होंने जरूरी समझा। पहला कानून कहता है कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत है? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी एक बार फिर रीलॉन्च करने की तैयारी कर रही है, इसलिए हर नेता जोर लगा रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीर। हनुमानगढ़ में राहुल के मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट
दोनों ही मौजूद थे, लेकिन इन दोनों के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। किसान आंदोलन में अब कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका नजर आने लगा है। इसीलिए राहुल गांधी के साथ साथ बहन प्रियंका भी किसानों के बीच उतर आई हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लिया है, तो प्रियंका जय जवान और जय किसान के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत लगा रही हैं। आंदोलनकारी किसानों को भी कांग्रेस का साथ मिलने से हौसला बढ़ गया है। इसीलिए वे कभी टोल प्लाजा फ्री करा रहे हैं तो कभी चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपका। आप इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगार की। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों ने 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया था। राहुल भी इसी दिन राजस्थान पहुंच गए। हनुमानगढ़ से वो सूरतगढ़ में एक टोल प्लाजा पहुंचे, जहां टोल फ्री करा रहे किसानों से उन्होंने मुलाकात की। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप राजस्थान में हमारा जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी आप लिखित में दें, जैसे भी हो हमारा सहयोग करके दीजिए। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा में महीनों से बहुत से टोल प्लाजा फ्री हो चुके हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। NHAI के मुताबिक भारत में 631 टोल प्लाजा हैं, जिनसे हर दिन औसतन 94 करोड़ रुपए की कमाई होती है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में 25 टोल प्लाजा 1 अक्टूबर से बंद है, जबकि हरियाणा में 29 टोल प्लाजा 25 दिसंबर से किसानों ने फ्री करा दिए हैं। इससे पंजाब में अब तक 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि हरियाणा में 184 करोड़ की चपत सरकार को लग चुकी है। सिर्फ 2 राज्यों में ही टोल प्लाजा फ्री कराए जाने से 584 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पंजाब में जो है 1 अक्टूबर से ही टोल प्लाजा जो हैं वो किसानों द्वारा फ्री किए गए हैं। यहाँ कोई फीस नहीं लग रही है। हरियाणा में जो है दिसंबर 25 से जो है सारे टोल प्लाजा लगभग जो हैं वो फ्री किए गए हैं। टोल प्लाजा से होने वाली आमदनी सड़कों के रखरखाव और नई सड़कें बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए अगर टोल प्लाजा फ्री कराया जाता है तो NHAI को काफी नुकसान होता है और उसकी भरपाई के लिए फिर सरकार को अलग से बजट देना होगा। सरकार टोल के पैसों से निर्माण करती है सड़कों का और उनका संधारण करती है। जो जैसे आप मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह देखते हैं, वो सब पूरा टोल के पैसे से किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोल से होने वाली आमदनी ग्रामीण इलाकों में सड़कें पहुंचाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी टोल से होने वाली आमदनी आम जनता की सहूलियतों के लिए खर्च की जाती है। इसलिए टोल प्लाजा फ्री कराए जाने का नुकसान आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। और अगर टोल प्राइवेट सेक्टर का आदमी वसूल नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पर क्लेम देना पड़ता है। तो सरकार का और अल्टीमेटली देश की जनता का नुकसान होता है, क्योंकि अगर बैंकों से पैसा लिया है तो वो भी देश की जनता का पैसा है। हरियाणा और पंजाब में 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने के बावजूद अब किसान देश के दूसरे हिस्सों में टोल प्लाजा बंद कराने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या इस हरकत को शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा माना जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि टोल फ्री कराने से हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? प्रशासन का भी शौक चाहिए, सारे टोल बंद करवाओ। सरकार का भी चाहिए। हम किसानों के लिए टोल बंद करा रखे हैं आपने, टोल बंद कराओ। तो किसान आंदोलन का राजनीतिकरण तो आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक खबर भी आज आपको देखनी चाहिए और ये खबर आई पश्चिम बंगाल से। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके एक और बड़े नेता ने छोड़ दिया है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने आज राज्यसभा में इस्तीफा पेश किया, ऐलान कर दिया, सनसनी फैला दी, आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी को कॉर्पोरेट चला रहे हैं, वहां उनकी सुनी नहीं जाती है। दिनेश त्रिवेदी ने यह दावा किया है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसे लेकर वो बहुत दुखी है और इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाकियों की तरह वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय तृणमूल, जय तृणमूल, जय तृणमूल। ममता के खिलाफ में बोलना है, नहीं तो तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, तुम्हारा टीवी बंद हो जाएगा। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। दीदी ऐसा बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चुप हो जाएगा। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस। आप मेरे को गाली दे सकता है,
लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है। टीवी न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के इस दौर में जब कोई बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता तो लोग अक्सर उसे भूल जाते हैं। इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि ये देश के पूर्व रेल मंत्री हैं और आज दोपहर 1:30 बजे तक ये ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सांसद भी थे। नाम है दिनेश त्रिवेदी। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 9 साल पहले जब उन्होंने अपना आखिरी रेल बजट संसद में पेश किया था तो बजट भाषण की शुरुआत अपनी पार्टी के नेता ममता बनर्जी का नाम लेकर की थी। To present this budget, had I not received the support and confidence of my party, All India Trinamool Congress, and its chairperson Mamata Banerjee. ये अलग बात है कि इस बजट भाषण के 4 दिन बाद ही उन्हें रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। त्रिवेदी साहब 2019 तक पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद थे, लेकिन बीजेपी के अर्जुन सिंह से हार गए तो टीएमसी ने राज्यसभा पहुंचा दिया। लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस। यह इस्तीफा भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी। आज सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन था। दोपहर में करीब 1:27 का समय हो रहा था। अचानक से दिनेश त्रिवेदी खड़े हुए और कुछ बोलने लगे। हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहाँ बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। वो अपने इस्तीफे की भूमिका रच रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें टोका कि ये बजट पर चर्चा का समय है, लेकिन दिनेश त्रिवेदी रुके नहीं। मेरे ब्रीफ, हाँ 2 मिनट सर। सर, हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी। जानता हूं, मैं जानता हूं, पर चूंकि मेरे सर। तब तक दिनेश त्रिवेदी की बातों से लग गया था कि वो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि कल तक वो बीजेपी के खिलाफ थे और आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ करने लगे। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह आप सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। इसके बाद वो मेन मुद्दे पर आए और कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है वो उनसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए वो इस्तीफा देते हैं। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए तुरंत डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने टोका कि इसकी प्रक्रिया अलग है। इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। लेकिन दिनेश त्रिवेदी तब तक इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय जाहिर तौर पर यह तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी का अभी करीब 5 साल का कार्यकाल बाकी था। इसीलिए तुरंत टीएमसी के नेता उन्हें गद्दार बताने पर तुल गए। झटका एकदम नहीं है, तो ग्रासरूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजी थी। वो अगर रिजाइन करते हैं, यह हमें मौका देगा और एक ग्रासरूट के वर्कर को राज्यसभा में भेजने को। हम एक तृणमूल का वर्कर,
लेकिन ये तो मेरा सामने देखा है कितना बड़ा बड़ा पोस्ट बनाया था ममता बनर्जी, खाली नोबल नहीं दिया, नोबल छोड़ के सब कुछ दिया था। और तृणमूल में कोई गद्दार का जायगा नहीं है। हमारा लीडर एक, ममता बनर्जी, पार्टी एक, तृणमूल कांग्रेस, सिंबल एक जोड़ा फूल, जीत रहे हैं। 250 सीट लेके फिर से आ रहे हैं बंगाल में। इसके जवाब में दिनेश त्रिवेदी भी आरोपों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर आए थे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पार्टी कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई है। हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है। तो आप किससे दुखी थे? किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें? और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? बीजेपी के मन की बात हो रही है, इसीलिए उसे ममता बनर्जी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी अभी से दिनेश त्रिवेदी का स्वागत करने की तैयारी कर रही है। बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। दिनेश त्रिवेदी के स्वागत के लिए भले ही बीजेपी पलक पामड़े बिछाए बैठी हो, लेकिन दिनेश त्रिवेदी अभी बीजेपी में जाने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो एक साथ ममता बनर्जी की तारीफ और जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं। ममता जी के पर्सनल संबंध हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे। उनके लिए कभी हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी नेता है, मगर क्या होता है कि बहुत बार अब घिर जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। नड्डा जी की गाड़ी में अटैक हुआ तो मैंने वायलेंस को कंडेम किया, तो पार्टी ने मुझे कंडेम किया, तो कैसे होगा? टीएमसी के लिए परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अब तक टीएमसी के 2 सांसदों और 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। 19 विधायक टीएमसी से बीजेपी में आ गए हैं। ऐसे में अब दिनेश त्रिवेदी ने भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, इस पर नजर रहेगी कि त्रिवेदी का अब अगला मूव क्या होता है। लेकिन अब एक ऐसे मर्डर केस की बात करनी है जिसे लेकर आज सुबह से सोशल मीडिया पर संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली में 25 साल के युवक रिंकू शर्मा की कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू शर्मा का झगड़ा एक बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट को लेकर हुआ था और ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है। लेकिन रिंकू के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस असली मामले को छिपा रही है, मामला कुछ और है। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और इसीलिए इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि रिंकू की हत्या का सच क्या है? वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था। वो खाली अगर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है या जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता है तो ये रंजिश होगी। तो क्या सिर्फ दिक्कत ये थी कि रिंकू शर्मा जय श्री राम के नारे लगाता था और इसीलिए उसे कुछ लोगों ने चाकू गोदकर मार डाला, या मामला कुछ और था? दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, इसीलिए आज उसके घर के पास कई लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। यहाँ पे नारेबाजी भी लगातार हो रही है। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, ये मांग की जा रही है। पूरा लोगों में एक गुस्सा है अब पुलिस के प्रति भी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले को जो है दबाने की कोशिश कर रही है।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो इस हत्याकांड से जुड़ा सबसे अहम सबूत है। देखिए, एक नहीं 10 से भी ज्यादा लोग इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ के हाथ में लाठी डंडे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस वारदात से जुड़ा एक और वीडियो देखिए जो इस घटना का दूसरा अहम सबूत है। ये एक मोबाइल वीडियो है जिसमें कुछ लोग रिंकू के घर में उसे मारने के लिए घुसे हैं। रिंकू सिलेंडर उठाकर इन गुंडों को डराने की कोशिश करता है और इस दौरान झगड़ा भी होता है। वीडियो में आवाज आती है कि उसके हाथ में चाकू है। आरोप है कि इसी दौरान इन गुंडों ने रिंकू की पीठ में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। रिंकू शर्मा नामक युवक की हत्या की गई है। हम इस समय उसी गली में मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर आरोपियों का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिंकू शर्मा की चाकू से वार करके हत्या कर दी है। आरोपियों का नाम नसरुद्दीन है, इस्लाम है, मेहताब है और जाहिद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिंकू की हत्या के पीछे की वजह क्या है। इसे लेकर रिंकू के घर वालों और दिल्ली पुलिस के अलग अलग दावे हैं। पुलिस का कहना है कि विवाद आपसी रंजिश का है और एक बर्थडे पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन रिंकू के घर वालों का कहना कुछ और ही है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सर, वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था, जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर। इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने और मुझे इंसाफ चाहिए। वो गलत कह रही है पुलिस। मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है। वो तो बालाजी आप पता कर सकते हो, पूरा स्टाफ आया उसका, रो रहा है सारा। रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने। रिंकू के भाई मनु शर्मा ने पुलिस में जो FIR लिखवाई है उसमें भी उसने कहा है कि नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और जाहिद का मेरे परिवार के साथ दशहरे पर राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसी दिन से ये लोग गली में आते जाते कहते थे कि कभी न कभी तुम्हें देखेंगे। 10 फरवरी की रात को करीब 10:30 बजे इन लोगों ने हमला कर दिया। मेहताब ने रिंकू को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा। हत्या के कई आरोपी रिंकू के घर के आसपास ही रहते हैं। आज कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन कैमरे से पुलिस पूरे इलाके में निगरानी रख रही है। मंगोलपुरी इलाके में इस घटना को लेकर आज लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब, जाहिद और ताजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आज इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आज आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिडलान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। रिंकू शर्मा की हत्या को मजहबी और सियासी रंग दिया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन उसके घर वालों का सिर्फ यही कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, इस मामले में आरोपियों का परिवार सामने आया है। आरोपी निजामुद्दीन और इस्लाम का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि रिंकू और उसका दोस्त आकाश जाहिद को किसी बर्थडे पार्टी में ले गए थे। वहां पर इन लोगों का झगड़ा हुआ। झगड़े के पीछे धार्मिक वजह की बात सरासर गलत है, ये आरोपियों का परिवार कह रहा है। हालांकि हम इंतजार करते हैं पुलिस किस कंक्लूजन पर पहुंचती है जांच के बाद।
अब एक खिलाड़ी की आपसे बात करनी है जिसे इस वक्त पूरे देश की मदद की दरकार है। इस खिलाड़ी का नाम है आरिफ खान, जो कश्मीर के गुलमर्ग में रहते हैं। आरिफ स्कीइंग करते हैं और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास फंड नहीं है और फंड की ज़रूरत है। उन्हें 5 रेस क्वालिफाई करनी है, 5 रेसेस, और तभी वो ओलंपिक्स में जा पाएंगे। लेकिन जब तक उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तब तक वो जा ही नहीं पाएंगे। ऐसी तस्वीरें आपने सिर्फ स्पोर्ट्स चैनलों पर ही देखी होंगी, और ऐसे शानदार तरीके से स्कीइंग करते हुए तो आप किसी भी भारतीय की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये जगह और स्कीयर दोनों ही भारतीय हैं। जगह है गुलमर्ग और स्कीयर का नाम है आरिफ खान। आरिफ 2005 से अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब तक भारत के लिए 122 रेस कर चुके हैं, जिनमें एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में उन्होंने भारत के लिए 2-2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। मेरा नाम आरिफ खान है। मैं एक प्रोफेशनल स्कीयर हूँ। मैं इंडिया को 2005 से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 122 बार अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, एशियन गेम्स में और एशियन चैम्पियनशिप्स और बाकी यूरोपियन चैम्पियनशिप्स में। तो मैं अभी इंडिया के नेशनल टीम में खेल रहा हूँ। मेरा ख्वाब हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने मुल्क को एक बार विंटर ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करूँ। अब 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और आरिफ उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन आरिफ को आशंका है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह है वो इतिहास जिसे आरिफ खान भूलना चाहते हैं। ये बात है 2018 की। जनवरी 2018 में आरिफ खान विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओलंपिक्स में स्कीइंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 रेस क्वालिफाई करनी होती है। ये पांचों रेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है। 2018 में आरिफ ने 4 रेस क्वालिफाई की थी, लेकिन स्विट्जरलैंड वाली 5वीं रेस में वो नहीं जा पाए क्योंकि आरिफ के पास स्विट्जरलैंड जाने के पैसे नहीं थे। All that happened was due to lack of funds on time. I had run out of funds during the qualification races back in January 2018. Within the next 2 days, I'll be traveling for the World Ski Championship held in Cortina, Italy. आरिफ को आशंका है कि इस बार भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार उन्हें फंड्स की दिक्कत आ रही है। 2 दिन में वो वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप के लिए इटली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें ओलंपिक्स की तैयारी करनी होगी। इस बार भी आरिफ को 5 रेस क्वालिफाई करनी है। आरिफ के पास क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 15 जनवरी 2022 तक का समय है। आरिफ को ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रैवल और इक्विपमेंट के लिए फंड चाहिए। आरिफ का अनुमान है कि इन सब में 50 से 60 लाख रुपए तक का खर्च है। इसलिए आरिफ खान अपने लिए एक स्पॉन्सर खोज रहे हैं। अब मैं अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूं, जो 2022 चाइना बीजिंग में हो रहा है, जिसके लिए मुझे एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके ट्रेनिंग, कोच फीस, ट्रैवल एंड रेसेस में, ताकि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर पाऊं 2022 विंटर ओलंपिक्स चाइना में। आरिफ का कहना है कि उन्हें फंड के मामले में स्कीइंग फेडरेशन से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर मदद मिले तो वो मेडल भी जीत सकते हैं। आरिफ के पिता एक कश्मीरी, वो भी एक बहुत अच्छी स्कीइंग करते थे। आरिफ बताते हैं कि उनके पिता को अमेरिका से बाकायदा कहा गया कि आप यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए और यहाँ एक स्कीइंग क्लब जो है वो बनाइए, लेकिन आरिफ के पिता ये चाहते थे कि वो अपनी सरजमी किसी कीमत पर ना छोड़े, आखिरी सांस तक ना छोड़े।